बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आई एम मिसेस अनीला इमरान एंड यू आर वाचिंग यूवी एजुकेशनल सेंटर। हमारा लेसन चल रहा था कैथरीन बेल्सी का और क्रिटिकल प्रैक्टिस से ये लेसन दिया गया था। कैथरीन बेल्सी के इस लेसन में हम उसकी मॉडर्न थ्योरीज़ के बारे में एनालाइजेशन देखते हैं कि किस तरह उसने जदीद जो नज़रियात थे उनका तजज़िया कैसे किया है। इन नज़रियात ने हम अब तक जो पिछले तजज़िए कर चुके हैं कैथरीन बेल्सी के लिहाज से, उसमें हमने देखा है कि उसने सबसे पहले क्रिटिसिज्म एंड कॉमन सेंस की थ्योरी हमें दी थी और उसने कहा था कि ये एक मुख्तलिफ सी थ्योरी है जिसमें लिटरेचर में ये एफ़र्ट की जाती है कि राइटर ने जो टेक्स्ट लिखा है उसके मीनिंग शिफ्ट किए जाएं रीडर की तरफ। तो एक तो पॉइंट हो गया राइटर, दूसरा हो गया टेक्स्ट और तीसरा हो गया रीडर। इस तरह से ये चलता है, नंबर 1 कॉमन, नंबर 2 टेक्स्ट और नंबर 3 रीडर। ये थ्योरी उसकी नंबर 1 हमने रीड की है। इसके बाद हमने देखा है कि उसने द एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज जो है ना उसकी लाइट में पोस्ट सुसार्सम लिंग्विस्टिक की पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है। पोस्ट सुसार्शंस जो लिंग्विस्टिक है, ज़ुबानदान है, और वो डिस्कस इसकी थ्योरी को करती है कि वो कहता है नेचर ऑफ लैंग्वेज का बारे में बात होनी चाहिए कि लैंग्वेज कैसी है, स्टेटस ऑफ लैंग्वेज कैसा है और लैंग्वेज किस सोसाइटी में किस तरह की बोली जाती है। सुशासन की थ्योरी में ही वो हमें बताती है कि लैंग्वेज और थॉट का आपस में क्या ताल्लुक़ है। यहाँ पर हमारा कीवर्ड है लैंग्वेज और थॉट और ऊपर हमारा कीवर्ड था क्रिटिसिज्म एंड कॉमन सेंस। और उसके बाद उसने अल्थुसार्स की पर्सपेक्टिव से बात की थी जो आइडियोलॉजी की बात करता है, नज़रियात की बात करता है। और वो जो है अल्थुसार्स वो मार्क्सिस्ट का बड़ा मानने वाला है और उसने इसकी थ्योरी को लेके बात की है। और इसकी थ्योरी में उसने क्या बताया है, आइडियोलॉजी एंड लिटरेचर, इन थ्योरीज़ को उसने डिस्कस किया हमारे साथ। इसके बाद हम उसकी अब आगे जो थ्योरीज़ वो हमें बताने लगी है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इस थ्योरी में उसने टी.एस. एलियट की थ्योरी का भी जिक्र किया है कि टी.एस. एलियट क्या कहता है, सेंसिबिलिटी है, और रेमंड विलियम क्या कहता है, एक ट्रेडिशंस है, क्या कॉमन सेंस। ये जो कॉमन सेंस है इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है। और कैथरीन बेल्सी हम जानते हैं एक प्रोफेसर है और लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर उसने काम किया है और उसकी ये बुक जो है इसका सेकंड एडिशन आ चुका है और सेकंड एडिशन में इसने मज़ीद उसमें तौसीफ़ की है। हमने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। हमने स्टॉप किया था इसका रियलिज़म एंड नॉर्थ सॉब फ्रायर की थ्योरी के साथ कि ये कहता था ये जो लिटरेरी है ये इम्पेरियलिज़म है। राइटर के माइंड पे अगर हम मीनिंग छोड़ देंगे, अगर कहें हम कि राइटर मीनिंग देता है, राइटर की अगर ज़ात को दें तो वो इम्पेरियलिज़म है। ऑर्थर ओरिएंटेड थ्योरी, ये भी हमने पीछे इसके डिस्कस की है। आइडियोलॉजी के बाद ऑर्थर ओरिएंटेड थ्योरी थी जिसमें टेक्स्ट और मुसन्निफ़ की ज़िंदगी का तजज़िया किया जाता था। लेकिन इस थ्योरी को भी फिर डिनाई करती है, वो बहुत सी थ्योरीज पेश करती है और हर थ्योरी के बारे में उसने आगे आके इनकार किया है क्योंकि वो चाहती है कि इन थ्योरीज़ पर मज़ीद काम हो और ऐसा ही हो रहा है। इन थ्योरीज़ पर आगे आते जाएंगे, मज़ीद काम बढ़ता ही जाएगा, इनके हिसाब से ये काम कंप्लीट नहीं रहता है। कैथरीन बेल्सी ने जो हमें 6 चैप्टर्स दिए हैं ना, इन 6 चैप्टर्स के अंदर उसने मैक्सिमम 4 की फिगर्स दिए थे। हमने देखा था कि इसने हमें 4 ख़ास बंदों की बातें बताई थी और उन 4 ख़ास बंदों के ही काम को लेकर ये आगे चलती है, जिसमें हमने देखे ये की फिगर्स उसने इन्हें कहा था। कौन कौन से थे वो? लोइस अल्थुसारस की थ्योरी कौन सी थी? आइडियोलॉजी वाली थ्योरी थी जिसमें वो आइडियोलॉजी और लिटरेचर का आपस में ताल्लुक़ बताता है। इसके बाद ये हमें थ्योरी देती है रोलैंड बार्थेस की। फिर उसके बाद जैकॉस लेकन की थ्योरी जो है वो मिरर वाली थ्योरी है, वो हमें स्प्लिट सब्जेक्ट की थ्योरी देती है। लेकन्स मिरर फेस, ये जो हमें बताता है कि हमारा अपना ही अक्स जब हम शीशे में देखते हैं तो वो हमें कौन से मीनिंग्स देता है, और जब हम उसी अक्स को शीशे में ना देखें, अपनी पर्सनालिटी में देखें तो हमें डिफरेंट लगते हैं। इसके बाद फिर इसने हमें
डेरिडा की थ्योरी के बारे में बताया है। और इन थ्योरीज़ को हम आगे आहिस्ता आहिस्ता रीड कर रहे हैं और समझने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं कि आसान से आसान अल्फाज में हमारा ये क्वेश्चन डील किया जाए। आगे देखते हैं प्लेटो से। अब ये पीछे जा रही है, बैक सेट पे जा रही है, बिफोर क्राइस्ट की बात शुरू कर रही है। पहले इसने हम असर को देखा है, कॉन्टेम्प्रोरीज को देखा है। प्लेटो थिंक्स, प्लेटो क्या सोचता है, डेड पोइट्स आर आउट ऑफ देयर सेंसेस, के पोइट्स का तो दिमाग ही ठीक नहीं है। व्हेन दे आर राइटिंग अ पोएम, जब वो एक नज़म लिख रहे हैं। अ मैन कैन फील द प्रेशर्स ऑफ लाइफ, आदमी क्या महसूस कर सकता है, ज़िंदगी के दबाव महसूस करता है, विच ही मे नॉट बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड, जिसे वो समझने के काबिल नहीं है। मैन ऑफ टुडे सफ़र्स फ्रॉम एन एंग्जाइटी, इंसान जो है वो आज का इंसान एंग्जाइटीज़ की वजह से परेशान है, बहुत सी परेशानियों की मुब्तला है, सफ़र्स मुब्तला है। बट ही डज़ नॉट नो इट, लेकिन वो जानता ही नहीं है। वट एवर द पोएट से टू हिमसेल्फ, शायर अपने आप से क्या कहता है, ही मे नॉट कॉन्शियस ऑफ इट, वो उसके होश में ही नहीं है। अगर हम शायर पे रह गए, अगर हम इस थ्योरी पे रह गए कि जनाब ये राइटर की ज़िंदगी का तज्ज़िया करो, राइटर की थ्योरी मानो और ऑर्थर ओरिएंटेड थ्योरी को मानो, तो शायर तो मे भी अपने सेंसेस में ही नहीं है। ये उसी थ्योरी के आगे डिस्कस कर रही है, शायर में भी इस होश में ही नहीं है कि वो क्या लिख चुका है। सो द पोएट डज नॉट क्रिएट मीनिंग, लिहाजा वो मीनिंग तो नहीं बता सकता है। एक्चुअली वट एवर ही राइट्स इज़ द आउटकम्स ऑफ द एटमोसफियर, वो जो भी कुछ लिखता है, कौन, शायर ने जो भी कुछ लिखा है वो आउटकम है, नतीजा है उसके माहौल का, ऑफ विच ही मे नॉट बी कॉन्शियस, और जिसके बारे में शायद उसे होश भी नहीं है। इट मे नॉट बी द रिज़ल्ट ऑफ हिज मेडिटेशन, और शायद ये उसकी गौर व फिक्र का नतीजा भी नहीं है। मेडिटेशन जो गौर व फिक्र करते हैं, इट, यहाँ पर इट जो है वो थोड़ा सा मिटा हुआ है। इट मे बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर ऑफ लाइफ इन दिस वे, इस तरह से ये यकीनन ज़िंदगी के दबाव के बाद आने वाली एक प्रोडक्ट है, एक मवाद है जो हमारे सामने पेश हुआ है, शायरी, पोइट की वो शायरी। द नोशन, अब ख्याल अगर ये देखें, डैट द मीनिंग आर ओनली इन द माइंड ऑफ ऑर्थर, तो चलें जी मीनिंग सिर्फ राइटर के दिमाग में थे, हैज़ बिन रिजेक्टेड बाय बेल्सी, बेल्सी ने ये रिजेक्ट कर दिया कि अब मीनिंग बस राइटर के दिमाग में ही है। नहीं, वो नहीं मानती है, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा टू लोकेट एग्जैक्टली व्हाट द पोइट इंटेंड्स टू से, टू लोकेट तलाश करना, एग्जैक्टली तलाश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि पोइट का इरादा कहने का क्या है, इंटेंस इरादा क्या है, एंड व्हाट द पोएम इटसेल्फ सेज, और आहद नज़म बजाते खुद क्या कहना चाह रही है। अगर हम कहें राइटर के माइंड में ही थे मीनिंग्स, तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। देयर इज़ अनदर पॉसिबिलिटी, यहाँ पर एक और चीज़ पॉसिबिलिटी है, मुमकिन है, ऑफ रीचिंग द मीनिंग्स, कि हम मीनिंग्स तक पहुँच पाएंगे, and that is through reader oriented method, रीडर ओरिएंटेड मेथड, यानी अब हमने पहले ऑथर की देखी है ना, ऑथर के ओरिएंटेड थ्योरी को देखा था, अब है रीडर की, कि रीडर जब पढ़ता है तो वो क्या अंदाज़े लगाता है। आगे इसकी डेफिनेशन उसने बोल्ड कलर्स में दी है। इट मीन्स, इसका मतलब ये है, डेट द मीनिंग ऑफ द लिटरेरी पीस, कि वो जो लिटरेरी पीस, वो जो अदबी हिस्सा लिखा गया है, वो नज़म या शायर का वो जो काम है, लाइज इन द माइंड ऑफ द रीडर, वो ठीक है, लाइज था, रीडर के दिमाग में ही था। इट रिलेट्स, इसका ताल्लुक है, टू व्हाट इज़ कॉल्ड, जो इसको क्या कहा जाता है, द इंटेंशंस ऑफ द रीडर, कि रीडर ने उसको पढ़ते वक्त उसकी नीयत क्या थी। ये जो रीडर ओरिएंटेड मेथड है, इसमें रीडर के माइंड की बात कर रहे हैं कि पढ़ने वाले के दिमाग में उस हिस्से के बारे में क्या सोच आती है। अब हमने एक पोइम पढ़ी थी टेड ह्यूज की, फुल मून एंड लिटिल फरीडा, उसमें पाउंड का लफ्ज़ आ रहा था, और पाउंड के लफ्ज़ में से मुख्तलिफ क्रिटिक्स ने उसकी मुख्तलिफ मीनिंग्स इंटरप्रेट किए थे। उन्होंने कहा था भाई शायद वहाँ पर उस वक्त टेड ह्यूज ने कोई छोटा सा छप्पर देखा होगा, जब भी उसने कहा कि वहाँ पाउंड में रोशनियाँ बढ़ रही थी, लाइट पड़ रही थी। किसी और ने कहा नहीं जी, वहाँ पर वो जो गायें भैंसें लाइन में जा रही थी तो वो उसको पाउंड लग रहा था, वो ऐसे चल रही थी जैसे पानी की लहर से चल रही हैं। तो हर पढ़ने वाले ने अपने माइंड के हिसाब से उसको बात की, अपने माइंड के हिसाब से देखा। इसे कहते हैं रीडर ओरिएंटेड मेथड। रीडर ने क्या इरादा किया है, रीडर की क्या इंटेंशंस है, नीयत क्या है उसकी। सो द ऑथर डज नॉट क्रिएटिंग मीनिंग, लिहाजा ऑथर ने तो मीनिंग क्रिएट ही नहीं किए, बट इट इज़ एक्चुअली द माइंड ऑफ द रीडर। ये रीडर का माइंड था जिसने मीनिंग्स निकाल लिया। ऑथर ने तो एक पोएम लिख के रख दिया हमारे सामने। हमारे सामने कितनी भी पोइम्स आई हैं वो बजाते खुद लिखी जा चुकी हैं, लेकिन उसके बाद मीनिंग्स तो रीडर निकालते हैं ना। रीडर उसके बाद वो क्रिटिक्स कहलाते हैं जो हमें इंटरप्रिटेशंस देते हैं, और फिर हम आगे वो मीनिंग चलता जाता है।
आगे कहते हैं जनाब ऑथर ने मीनिंग क्रिएट नहीं करता है बट इट इज़ एक्चुअली द माइंड ऑफ द रीडर, लेकिन जो रीडर का माइंड होता है इन दिस वे, इसी तरीके में द ऑथर बिकम्स इर्रेलेवेंट। अब ये इर्रेलेवेंट को अंडरलाइन करना, ये भी हमारी एक थ्योरी आने वाली है। तो राइटर जनाब क्या हो गया है, बेरब्त हो गया। और पिछले पेज पर हमने क्या देखा है, ऑथर ओरिएंटेड थ्योरी, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, ऑथर इररेलेवेंट हो गया है, बेरब्त हो गया है। सो द अ पीस ऑफ वर्क, लिहाजा ये जो काम था इज़ ओपन टू एनी इंटरप्रिटेशन, उसको किसी भी तशरीह से देखा जा सकता है, इंटरप्रिटेशन उसकी किसी तरह से भी एक्सप्लेनेशंस दी जा सकती हैं। एज एवरी रीडर विल हैव अ डिफरेंट अप्रोचेस, हर एक रीडर की अपनी पहुँच होती है टू द सेम पीस ऑफ वर्क, एक ही काम के लिए हर रीडर अपनी सेंस ऑफ व्यू से सोचता है। इस तरह से वो ये नहीं कहती है कि जनाब रीडर जो है वो एक बात पर टिक जाए और फिर उसी बात को आगे लेके चले, नहीं, वो कहती है हर एक की मुख्तलिफ सोच होती है। इट सजेस्ट्स दैट वर्क ऑफ राइटिंग ऑलवेज हैज़ मल्टीपल मीनिंग्स। इससे क्या तजवीज़ पेश होती है कि एक जो राइटिंग का पीस है, कोई सा भी पीस ले लें, ज़रूरी नहीं कि हम किसी स्पेसिफिक पीस की बात करें, कोई भी पीस ले लें उसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। द मेथड ऑफ अप्रोचिंग अ पीस ऑफ वर्क, अगर इसी तरीके से हम किसी काम के अप्रोचिंग करते हैं, उसके करीब पहुंचते हैं, इन विच ऑथर बिकम्स इररेलेवेंट, जिसमें लिखने वाला बेरब्त हो जाता है, गैर मुतल्लिका हो जाता है, उसका कोई ताल्लुक नहीं रहता है, इज़ कॉल्ड द थ्योरी ऑफ द डेथ ऑफ द ऑथर। अब नई थ्योरी हम क्या पढ़ रहे हैं, डेथ ऑफ द ऑथर। डेथ ऑफ द ऑथर मसलन कि राइटर बिल्कुल ख़त्म ही हो गया जनाब, हमें राइटर से कोई काम ही नहीं है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, ये क्रिटिसिज्म के पेपर में अगर देखें लास्ट में एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कहा जाता है कि एक लिटरेरी पीस दिया गया है, आपको क्रिटिकली अप्रिशिएट द वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको 2 पोइम्स दी जाती हैं, उस पोइम में ना राइटर का नाम होता है ना उसमें कुछ हमें नज़म का नाम बताया जाता है, लेकिन वो हमें अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से बयान करनी होती है। ये आप क्वेश्चन पेपर पे जाएंगे तो आप क्वेश्चन पेपर में जाके देखेंगे तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो इसी थ्योरी पर बना हुआ है, जिसमें आपने खुद मीनिंग्स निकालने हैं और मल्टीपल मीनिंग्स निकलते हैं। और इसी तरह से इस थ्योरी को कहते हैं द थ्योरी ऑफ डेथ ऑफ द ऑथर। ऑथर की थ्योरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बेल्सी सीम्स टू रिजेक्ट द थ्योरी ऑफ द डेथ ऑफ द ऑथर। अब वो इसको भी रिजेक्ट कर देती है, बिकॉज इन दिस वे द पीस ऑफ लिटरेचर मे हैव 1000 मीनिंग इन एट वन टाइम। इस तरह से पीस ऑफ लिटरेचर में हज़ारों मीनिंग निकलेंगे, यक वक्त हज़ारों लोग पढ़ेंगे, हज़ारों मीनिंग्स लिख लेंगे। पहले उसने बोला मल्टीपल मीनिंग्स निकलते हैं, अब बोल रही है 1000 मीनिंग्स निकल रहे हैं। मैं अभी किसी का लेसन्स देख रही थी, यूट्यूब पे ही देख रही थी, तो वो जनाब कह रहे थे जनाब मीनिंग्स होते ही नहीं हैं। बेल्सी ने कहा मीनिंग्स है ही नहीं, लेकिन मीनिंग निकलते हैं। क्यों? मीनिंग्स के बगैर तो हम समझ ही नहीं पा सकते ना। मल्टीपल मीनिंग्स निकलते हैं, 1000 मीनिंग्स निकलते हैं, लेकिन बेल्सी इस थ्योरी के भी हक में नहीं है। वेमसेट क्या कहती है, वो भी रिजेक्ट करती है द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्रेसिव रियलिज्म। एक्सप्रेसिव रियलिज्म भी एक थ्योरी आ रही है आगे, इसको भी अंडरलाइन रखना है। अब इस थ्योरी को किसने रिजेक्ट किया है, वेमसेट ने रिजेक्ट कर दिया। और ये थ्योरी थी क्या, इजहार की हकीकत पसंदी। रियलिज्म है लेकिन इजहार में है, हम किस तरह से अपने इजहार करके अपनी हकीकत पसंदी को पेश करते हैं। एंड ही कॉल्स इट एन इंटरनेशनल फैलेसी। फैलेसी क्या है, बैनुल अक़वामी किस्म की धोखेबाजी कहलाता है। वो कहता है ये जो इजहार की हकीकत पसंदी है ना, एक्सप्रेसिव रियलिज्म है, ये तो बड़े पैमाने पर धोखेबाजी वाला बात बनती है, धोखेबाजी है। सो मीनिंग आर नीदर इन द माइंड ऑफ द ऑथर और नॉर इन द माइंड ऑफ द रीडर। दोनों ही थ्योरीज उसने ठुकरा दी। इसने कहा कि ना तो वो दिमाग में राइटर के थे और ना ही दिमाग में पढ़ने वाले के हैं। आइडियोलॉजी इन द वे इज़ बोथ रियल एंड अनरियल। ये जो आइडियोलॉजी का नज़रिया भी हमने पीछे देखा था, ये इल्म तसव्वुरात जिसके बारे में हम पीछे बात कर रहे थे, और ये इल्म तसव्वुरात की थ्योरी जो थी ये अल्थुसारस का प्रोस्पेक्टिव था, अल्थुसारस का नुक्ता नज़र था। अब इसने कहा है कि जनाब ना रीडर के माइंड में है ना राइटर के माइंड में है, मीनिंग कहीं है ही नहीं। आइडियोलॉजी इन दिस वे, इसी मीनिंग में देखें, इज़ द बोथ रियल एंड अनरियल। वो हकीकत में भी है और गैर हकीकत में भी है, बट इट इज़ नॉट द एवरी मैन्स रीच। क्यों जनाब कि हर कोई मीनिंग्स को नहीं पहुँच सकता है। अगर कोई लिटरेरी पर्सन है वो लिटरेरी सोच से देखेगा, वो इसके लिटरेरी डिवाइसेस को देखेगा, लेकिन अगर कोई लिटरेरी पर्सन नहीं है तो उसे तो लिटरेरी डिवाइसेस का पता ही नहीं है, तो वो कैसे मीनिंग्स निकालेगा, वो तो अनरियल है। इसीलिए उसने बोला कि वो पहुंच नहीं पाते।
आइडियोलॉजी तक। टू फाइंड मीनिंग फाइंड करने के लिए इन द आइडियोलॉजी तसव्वुरात में, यानी तसव्वुरात में अगर हमने मीनिंग ढूंढने का, वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ नॉलेज, हमें बहुत ज़्यादा तालीम की, इल्म की ज़रूरत है, ऑफ आवर कंटेम्प्रेरी एटमॉस्फेयर, और हमें अपने माहौल में हम असर के लोगों के काम से तालीम हासिल करनी पड़ेगी। एंड वी आल्सो नीड हाई इंटेलिजेंस, और बहुत ज़्यादा ज़हीन होने की भी ज़रूरत है। यानी अगर वो कह रही है कि वो उसने बलसी नहीं सीखी, तो ये थ्योरी ठुकरा दी है कि कोई होता है वो मैट्रिक पास होता है, वो पोइम पढ़ रहा होता है, उसको नहीं पता ओनोमोटोपिया क्या है या ये लिटरेरी डिवाइसेस क्या होती हैं, वो तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता होता है भाई समरी सीधी सी लिख के आ जानी है। लेकिन अगर वो बड़े लेवल पे आएगा तो उसमें बड़े पॉइंट्स आएंगे। तो इस मीन कि उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, हाई इंटेलिजेंस के साथ होना चाहिए। पढ़ने वाले के दिमाग में ये सारी चीज़ें आनी चाहिए कि इसमें कौन कौन सी ऑल फैक्टरी यूज़ हो रही है, सेंशुअल इमेजिनरी यूज़ हो रही है, सिम्बल्स यूज़ हो रही हैं, थीम्स यूज़ हो रही हैं, सारी चीज़ें बड़े होते पता चलती हैं। इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट टू रिकंसाइल डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लाइफ। ये बहुत मुश्किल है कि हम रिकंसाइल करें, मान लें मुख्तलिफ नज़रियात को ज़िंदगी के, सच एज़ द अब्सर्ड। एक नज़रिया अब्सर्ड भी तो है, वो जिसमें वेटिंग फॉर गॉडो का ड्रामा बना हुआ है, बेकार, मुबहिम, गैर वाज़िया, एग्जिस्टेंशलिज्म, जिसमें हमें वजूदियत का नज़रिया दिया गया है कि हमारा वजूद है जनाब, हमारा वजूद किसी मकसद के लिए है, तो हमें अपने वजूद से कोई काम लेना है, ETC वगैरह वगैरह बहुत से नज़रियात हैं। बेल्सी सेज, अब बेल्सी हमें क्या बताती है, बट अकॉर्डिंग टू अल्थुसास्ट, ये वही अल्थुसारस जो है, इसकी आइडियोलॉजी क्या, अभी जो हमने पीछे देखा था कि इसने आइडियोलॉजी दी थी, इल्म नज़रियात दिया था। आइडियोलॉजिकल प्रैक्टिस, नज़रियाती मशक, इल्म तसव्वुरात की नज़रियाती मशक क्या करता है, रिपोर्टेड इतला देती है हमें, एंड रिप्रोड्यूस, और दोबारा पैदा करती है इन द इंस्ट्रक्शन ऑफ अवर सोसाइटी, हमारी माशरे में हदायत पैदा करती हैं। और इस थ्योरी का उसने आगे नाम दिया हुआ है विच ही कॉल्स आइडियोलॉजिकल स्टेट अपीयरेटिस। अब ये इसका एब्रीविएशन है ISAS। ये आपसे कहा जा सकता है कि ISAS कौन सी थ्योरी है, किसने दी है, अल्थुसारस ने दी है। और इस थ्योरी के नज़दीक हमें सोसाइटी के हिसाब से मीनिंग निकालना पड़ते हैं। अब देखिए, कोई मुस्लिम सोसाइटी में रहता है, कोई हिंदू सोसाइटी में रहता है, कोई इंग्लिश सोसाइटी में रहता है, कोई यहूदी सोसाइटी में रहता है, हर एक का अपने सोसाइटी का अपना निज़ाम होता है। तो इट्स मीन कि सोसाइटी के लिहाज से भी मीनिंग्स चेंज रहते हैं। अब वो गॉड करते हैं हम, कि गॉड का नाम लेते हैं तो हम उसको अपने ज़ाविये से तर्जमा निकाल लेते हैं कि भाई उनका मतलब ये है कि खुदा ने ये कहा या ये वो कहा, जो कुछ भी निकालते हैं हम सोसाइटी के लिहाज से भी मीनिंग्स निकालते हैं। इसको कहते हैं आइडियोलॉजिकल स्टेट अपीयरेटिस। आगे चलते हैं तो देयर इज़ एन अदर वे, हाँ एक और रास्ता है ऑफ रीचिंग द मीनिंग, एक और रास्ता है हम जहाँ से मीनिंग तक पहुँच सकते हैं। द मीनिंग लाइज इन समथिंग, वो कहीं ना कहीं तो ज़रूर होते हैं, डैट एग्जिस्ट बिटवीन द रीडर एंड द ऑथर, या तो रीडर के पास होते हैं या राइटर के पास होते हैं, लिखने वाले के पास होते हैं। इफ़ इट इज़ सो, अगर ऐसा ही है, देन वेयर डज द मीनिंग लाई, तो फिर मीनिंग है कहाँ पर। बेल्सी आइडेंटिफाइज अनदर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अप्रोचिंग द मीनिंग, से वो कुछ और मुमकिन जवाज़ात ढूंढती है कि मीनिंग्स कैसे पाए, एंड डैट इज़ थ्रू आइडियोलॉजी, और फिर वो आइडियोलॉजी के ज़रिए ही ढूंढना चाहती है। बाय आइडियोलॉजी शी मीन्स द होल एनवायरनमेंट इन विच वो वन लिव्स। वो इस आइडियोलॉजी के ज़रिए कहती है कि हर सोसाइटी के लिहाज से, जो जिस सोसाइटी में रहता है वो उसी सोसाइटी के लिहाज से मीनिंग्स को ढूंढ लेता है, उसी सोसाइटी के लिहाज से वो मीनिंग को ढूंढेगा। ये उसने अपने चैप्टर 3 में अल्थुसारस की आइडियोलॉजी को दिया है, आइडियोलॉजी एंड लिटरेचर रिलेशनशिप वो बताती है। और यही वो कहना चाह रही है कि जिस सोसाइटी में लोग होंगे वो उसी सोसाइटी में अपने मीनिंग्स को तलाश करेंगे। एज शी सेज, वो क्या कहती है, आइडियोलॉजी इज़ बोथ एट रियल एंड एन इमेजिनरी रिलेशंस टू द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की बात कर रही है, अब वो एक सोसाइटी पे नहीं बैठी, पूरी दुनिया में बेतहाशा सोसाइटीज़ हैं, इनके अंदर इल्म तसव्वुरात के हकीकी और तख़य्युलाती ताल्लुक़ को वो बता रही हैं कि दुनिया में पाया जाता है। अगेन शी सेज, वो क्या कहती है, अल्थुसास टॉक्स ऑफ आइडियोलॉजी एज अ मटेरियल प्रैक्टिस। अब ये अल्थुसास क्या कहता है, ये कहता है कि ये जो हम प्रैक्टिस देख रहे हैं किसकी, सेंस की, ये जो हमारी सेंस में एक मादी मशक चल रही है, ये हमारी सेंसेस जो काम करती हैं तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की सोच आती है। हम कहते हैं इसका मतलब ये हो सकता है, इसका मतलब इस तरह से निकाल सकते हैं,
तो ये क्या है, ये हमारी दुनियावी मशक चल रही है। इट एग्जिस्ट इन द बिहेवियर ऑफ द पीपल, और ये लोगों के रवैयों में मौजूद होती है। एक्टिंग अकॉर्डिंग टू देयर बिलीव्स, और वो अपने यकीन के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर इसने अल्थोसारस लिखा है, ये एंड पे आर आना है, अल्थोसारस आना है। बाकी स्पेलिंग इसने ठीक नहीं है, लेकिन टी की जगह आर आएगा। अल्थोसारस स्टाक। अब ये जो टॉक्स करता है, ये जो बताता है कि हर माशरे में हर अकीदे के लिहाज से मीनिंग चेंज होता है, हर अकीदे के लिहाज से बात चलती है। तो रीडर्स तो अपने माशरे के मुताबिक भी सोचेगा। सो आइडियोलॉजी, ये जो इल्म तसव्वुरात है, इज़ द होल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स फीलिंग, इसमें फीलिंग्स शामिल होती हैं, थॉट्स भी शामिल होती हैं, बिलीफ हमारे अकीदे भी शामिल होते हैं, लैंग्वेज और हमारी ज़ुबान भी तो शामिल होती है, एंड प्रैक्टिसेस, और ज़ुबान के अमल भी शामिल होते हैं। ज़ुबान के लिहाज से उसने जो उसकी जो दूसरा हमारा चलता है अल-सुशारस, सुशारियन थ्योरी जो उसने दी है ना, सुशारस की लिंग्विस्टिक की, जिसने हमें बताया है कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड होते हैं। पहले हमारे जहन में एक अलामत होती है, चूँकि यहाँ वो बात कर रही है ना इसकी लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज की थ्योरी उस लैंग्विस्ट से उसने ली है, जिस लैंग्विस्ट ने सिग्निफाइंग को देखा, सिग्निफायर को देखा, और सिग्निफायर से उसने सिग्निफाइड किया। सिग्निफायर क्या थे? अलामतें। जैसे लैंग्वेज की अलामत होती है ए बी सी डी, अलिफ बे ते से, ये सारी अलामतें हैं ना। और इसके बाद सिग्निफायर उनसे बनने वाली जो चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं, लैंग्वेज में ये सारा प्रोसेस चलता है। यानी अलिफ हमारे जहन में आया और साथ ही हमारे जहन में अलिफ अंडा, ए एप्पल, इस तरह से हमारे जहन में चीज़ें आ गई। इनके मुताबिक वो कहती है काम चलता है, और ये आइडियोलॉजी में है ये सारी थ्योरी। हेलमट को देख लें, हैमलेट। हैमलेट जो है शेक्सपियर का बहुत ग्रेट वर्क है। अब इस पे भी वो बात करती है, क्योंकि टी.एस. एलियट के नाम से उसने रेफरेंस देना है। हैमलेट विच मे नॉट बी क्लियर इन द माइंड ऑफ शेक्सपियर, वो कहती है शायद हैमलेट जब लिखा है ना तो दिमाग में था ठीक शेक्सपियर का। We are confused only because Shakespeare has failed to give us all the facts of Hamlet's life. हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमें राइटर ने पूरे हक़ाइक़ ही नहीं बताए उसकी ज़िंदगी के बारे में, इस किरदार की ज़िंदगी के बारे में। एलियट्स बिलीव दैट समथिंग इज़ मिसिंग समवेयर इन हैमलेट। अब इस पर एलियट ने काम किया है हैमलेट पे, और उसने कहा है कि जनाब हैमलेट की ज़िंदगी से कुछ ना कुछ तो छुपाया गया है, हमें मुकम्मल नहीं बताया शेक्सपियर ने। अदरवाइज मीनिंग शुड ऑटोमेटिकली कम आउट, तो वरना मीनिंग्स तो अपने आप बाहर आ जाते हैं। इफ़ द ऑब्जेक्ट कोरिलेटिव, अब ऑब्जेक्ट कोरिलेटिव ये जो है ना, ये टी.एस. एलियट की थ्योरी है। ऑब्जेक्ट कोरिलेटिव यानी लाज़िमुल मलज़ूम मकासिद, ये टी.एस. एलियट की थ्योरी है। ऑब्जेक्ट कोरिलेटिव जिस पे वो बात कर रहा है, द फार्मूला एक ऐसा नुस्खा डेट कंटेन्स द फ्यूजन, जो मिक्स होता है ऑफ थॉट एंड फीलिंग्स के साथ। ये टी.एस. एलियट की थ्योरी बता रहा है। टी.एस. एलियट ने कहा है कि ऑब्जेक्ट कोरिलेटिव एक ऐसा नुस्खा है जो हमें थॉट और लैंग्वेज का फ्यूजन बताता है। इस देयर वो जो उसमें लिटरेरी टर्म में मौजूद होता है। टी.एस. एलियट बिलीव्स, उसका यकीन है, दैट देयर इज़ नथिंग इन दिस लाइफ, कि यहाँ ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है विदाउट अ मीनिंग। अगर हम किसी भी काम का मीनिंग नहीं निकालते हैं तो हमारे फ़ायदा ही नहीं है उस वर्क को देखने का। उस वर्क को हम कैसे समझेंगे अगर हम कहीं पे जनाब इसका तो मीनिंग ही नहीं निकलता, उस काम को देखने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। हम जो ही किसी का काम देखते हैं तो हम उसके अंदर से मीनिंग तलाश करते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस तलाश करते हैं, तो हम उस काम को समझ पाते हैं। अब उसने कहा अगर हम नहीं देखते कि इसमें मीनिंग नहीं है तो फिर हम नहीं समझ पाएंगे। एंड देयर मस्ट बी सम मीनिंग्स इन हैमलेट ऑल्सो, और हैमलेट में भी ज़रूर कुछ ना कुछ मीनिंग्स छुपे हुए हैं। डेरिडा कॉल्स इट अ लोगोसेंट्रिसिज्म। अब डेरिडा की थ्योरी जो उसने हमें बताई थी टी.एस. एलियट ने, इसकी थ्योरी पे भी उसने हमें बताया है अपने चैप्टर्स के बारे में, जाके उसने की फिगर्स में बताया था कि डेरिडा की भी थ्योरी पे काम करना है। और डेरिडा की थ्योरी कौन सी है? लोगोसेंट्रिसिज्म। लोगोसेंट्रिसिज्म के दरमियान में आप आ जाता है कि आप आइडियल रिप्रेजेंटेशन बन जाते हैं ऑफ प्लेटोनिक आइडियाज़ के। प्लेटोनिक आइडियाज़, ये हमने प्लेटो से बात शुरू की थी। प्लेटो क्या कहता था कि रीडर के दिमाग में तो कोई होश ही नहीं है, रीडर को तो ये राइटर को तो कोई होश ही नहीं है, पोइट का दिमाग ही ठीक नहीं है, तो वो क्या लिखेगा, उसके क्या मीनिंग समझे जाएंगे। इसी थ्योरी पर डेरिडा ने भी बताया है कि ये जर्मन फ़िलोसोफ़र था,
और इसने इसी थ्योरी के आगे हमें बताया है कि ये 19 में इस थ्योरीज इसने निकाली है, और थ्योरी का मकसद ये था कि आइडियल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ प्लेटोनिक आइडियाज़ के साथ। ड्रीडा की थ्योरी उसके साथ जाके मिलती है। अब आगे ये कहता है डेट ऑल ह्यूमन थिंकिंग ओरिजिनेट्स, कि इंसान की तमाम सोच शुरू होती है फ्रॉम अ सेंटर, किसी ना किसी मरकज़ से, विच इन क्रिश्चियंस टर्म्स इज गॉड, जैसा कि क्रिश्चियंस का गॉड है, हमारा अल्लाह है, अगर हम हिंदुओं की तरफ जाएं उनके भगवान है, हर एक का एक सेंटर है, एक मरकज़ है, और वही रिस्पॉन्सिबल है उनके मीनिंग्स क्रिएट करने का। इसे कहते हैं लोगोसेंट्रिसिज्म थ्योरी। ये लोगोसेंट्रिसिज्म थ्योरी रिलीजन्स के जाविये में आ जाती है। आगे चलते हैं। द प्रॉब्लम इज़ डैट टी.एस. एलियट कैन नॉट कंसीव डैट लाइफ। अब टी.एस. एलियट कंसीव तस्वुर ही नहीं कर सकता कि ये जो ज़िंदगी है ना, लाइफ कैन आल्सो बी अब्सर्ड, कि ज़िंदगी बेतुकी हो सकती है, वो ये तस्वुर नहीं करता है। एंड परहैप्स शायद दिस इज़ व्हाट शेक्सपियर इज़ ट्राइंग टू प्रेजेंट, और यही शेक्सपियर कोशिश कर रहा था पेश करने की। शेक्सपियर वांट्स टू शो लाइफ, ज़िंदगी को दिखाना चाहता है एज एब्सर्ड, बेतुकी, बेफहम, मुबहिम, बेकार, इस तरह दिखाना चाहता था। बट टी.एस. एलियट रियली अज्यूम्स, टी.एस. एलियट ने अपने आप अंदाज़ा लगाया। अज्यूम्स का मतलब होता है कि वो अपनी ज़ात से मुताबिक अंदाज़ा लगा रहा है। टी.एस. एलियट ने अपने आप ये सोचा है डैट देयर मस्ट बी अ मीनिंग इन इट, कि ज़रूर हैमलेट के अंदर कोई ना कोई मीनिंग्स है, अब्सर्डिटी नहीं है। हैमलेट इन द एंड कंक्लूड्स, और हैमलेट अपने एंड पे क्या हमें नतीजा शो करता है, डैट देयर इज़ डिवाइन इंटरवेंशन, यहाँ पर बड़ी इलाही मदाखलत है, कुदरती मदाखलत होती है। इवन इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो, अगर किसी चिड़िया को भी जवाल मिलता है तो इसमें कुदरती हाथ ज़रूर होता है। ये हैमलेट ने हमें खुद बताया, और यही हमें टी.एस. एलियट पे बताते हैं कि मीनिंग्स इसमें ज़रूर है। वो कुदरती मीनिंग पे चले गए, तो किस थ्योरी पे चले गए, लोगोसेंट्रिसिज्म थ्योरी पे चले गए ये। एक्सक्यूज़ मी। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सीकिंग समथिंग, किसी को तलाश करना, डेप्थ इज़ नॉट देयर, वो जो वहाँ पर मौजूद नहीं है। डेरिडा कॉल्स इस, अब डेरिडा ने इसे क्या कहा है, एज मेटाफिजिक्स ऑफ एग्जिस्टेंस। ये भी उनकी थ्योरी का नाम आ गया, मेटाफिजिक्स ऑफ एग्जिस्टेंस। उन्होंने इसे कहा इल्म रूह की मौजूदगी। डिवाइन हमारे सामने वो चीज़ें जो नज़र नहीं आती, और एग्जिस्टेंस मौजूदगी होती है, लेकिन मेटाफिजिक्स इल्म रूह है जो हमें दिखाई नहीं देता। ही सेज, वो क्या कहते हैं, डैट इट इज़ बीम द पिटफॉल ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। फैटफुल ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ये वेस्टर्न फिलोसफी में बड़ा तरस आ रहा है कि यूनी का काम है डैट इट इज्यूम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स, कि वो अंदाज़े लगाते हैं कि चीज़ें मौजूद हैं, विच इट इज़ गोइंग टू डिस्कवर, जो कि अभी दरियाफ्त होने जा रही हैं। सो इट इज़ जस्ट लाइक अ ब्लाइंड मैन, लेकिन वो उन्हें उन पर तरस आ रहा है कि कैसे हैं वो, पिटफॉल हैं, जवाल का शिकार हैं, लेकिन क्या एक अंधे आदमी की तरह सर्चिंग की ना डार्क रूम फॉर अ ब्लैक कैट। वो एक अंधेरे कमरे में काली बिल्ली ढूंढ रही हैं, कुछ नज़र तो आ नहीं रहा उन्हें, तो ढूंढ भी किसे रहे हैं जिसे वो ढूंढ ही नहीं सकते। विच इज़ नॉट देयर, जो वहाँ मौजूद भी नहीं है। दिस इज़ अब्सर्ड, ये है बेतुकापन। यही बेतुकापन वो हमें आगे मिसालें देकर बताएगा। टी.एस. एलियट इज़ सीकिंग फॉर द मीनिंग, वो तो मीनिंग तलाश कर रहा है, विच इज़ इन द माइंड ओनली, जो सिर्फ दिमाग में है, एंड विच इज़ नॉट देयर इन द प्ले, और जो कि ड्रामा में नहीं है, उस हैमलेट में नहीं है, देखने वाले के दिमाग में मीनिंग्स चल रहे हैं। दिस इज़ अब्सर्ड, ये भी अब्सर्ड है, कॉन्सेप्ट अब्सर्ड है। दिस इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्स ऑफ द ट्रैम्प्स। ट्रैम्प्स कौन थे, व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन वेटिंग फॉर गॉड ऑफ बेकेट। बेकेट ने भी तो ये हमें थ्योरी दी है, बेकेट ने, सैमुअल बेकेट ने अब्सर्ड की थ्योरी दी है। दे आर वेटिंग फॉर समवन, वो इंतज़ार कर रहे हैं किसी का, हु डज नॉट कम, जो आता ही नहीं है, एंड विल नेवर कम, और ना ही वो आएगा। ये भी अब्सर्डिटी की थ्योरी हो गई है। मेटाफिजिक्स ऑफ एग्जिस्टेंस, के मौजूद हैं लेकिन उनकी रूह टाइप ही मौजूदगी है, हमें नज़र नहीं आ रही उनकी मौजूदगी। और जैसे हैमलेट को उसका बाप नज़र आता है ना, बाप की रूह नज़र आती है, यहाँ व्लादिमीर और एस्ट्रागोन को गॉडो का पता ही नहीं है, लेकिन उनको फिर भी उसकी मौजूदगी का एहसास है। ये थ्योरी है। देन देयर इज़ अ क्वेश्चन, फिर भी यहाँ एक सवाल नज़र आता है, वेदर द सब्जेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट और द इंडिविजुअल, क्या मौजू की कोई अहमियत है कि ये फ़र्दियत की कोई अहमियत है, फ़र्द की कोई अहमियत है या मौजू की कोई अहमियत है, किस चीज़ की अहमियत है। इट लीड्स द प्रॉब्लम, ये यहाँ तो एक प्रॉब्लम आ जाती है ऑफ स्प्लिट सब्जेक्ट। स्प्लिट सब्जेक्ट क्या होता है, दोहरा शऊर, दोहरा मजमून, इधर से उधर पलट के जाना।
ये स्प्लिट सब्जेक्ट की जो थ्योरी बनती है ये लेकन्स की है, लेकन्स की मैरर फेस है। मैरर फेस में आ जाता है कि ये जो लेडी है लेकिन मैरर फेस की थ्योरी में वो कहती है कि मिरर में हम अपना अक्स देखते हैं और हम अपने सब्जेक्ट को रिसेंबल्स करते हैं, हम अपनी पहचान देखते हैं। और यहीं से उसने बोला है कि सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है कि इंडिविजुअल इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्ट कौन है जो हमें मौजू दिया गया है, इंडिविजुअल कौन है, शख्सियत। अब हमें हमारे लिए हैमलेट इम्पोर्टेंट है कि हैमलेट ने जो मौजू उठाया वो इम्पोर्टेंट है। अब हमारे लिए व्लादिमीर और एस्ट्रागोन का इंतज़ार इम्पोर्टेंट है कि गोडो इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है। ये स्प्लिट है, कभी हमारा उधर ध्यान जाता है कभी उधर जाता है। इट इन्वॉल्व्स द डिफरेंस बिटवीन चिक्स। ये डिफरेंस लगता है कि जनाब जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के चिक्स आ जाते हैं, ये चूज़े आ जाते हैं, उनके दरमियान चले जाएं तो ये हमें उसमें इन्वॉल्व कर देता है, मुलव्वस कर देता है। देयर इज़ अ स्प्लिट्स, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें पहचान नहीं पाती, कभी इधर तो कभी इधर एक जैसी लगती हैं। देयर इज़ अ स्प्लिट इन कॉन्शियसनेस, यहाँ पर तो हमारे शऊर में भी दोहरापन है। आई क्या है, मैं इज़ द प्रोडक्ट ऑफ आइडियोलॉजी। इनमें तस्वुरात ने एक चीज़ निकाली है जनाब, आई का वर्ड यूज़ होता है, मैं का वर्ड यूज़ हुआ है। एंड द अदर, और जो दूसरे हैं इज़ द क्रिटिक ऑफ आइडियोलॉजी, जो इसमें तस्वुरात के नकात हैं। वन आई ऑफ द स्पीकर, वो कहते हैं जनाब आई जो है ना वो बोलने वाला है, जो बोल रहा है वो है। एंड अदर इज़ ऑफ द एड्रेसर्स, और दूसरा कहता है जनाब जिसको मुहातिब किया जा रहा है ना, जिससे बात की जा रही है वो है आई में अगर हम बात चलते हैं ना तो यहाँ पर हमें वो नावल मिलता है उसका, हार्ट ऑफ द डार्कनेस, जहाँ वो मेडिटेशन में बैठा होता है, वो अपनी स्टोरी सुनाता है। कभी वो बात चली जाती है मार्लो पर, कभी बजाते खुद हमसे राइटर बात करने लग जाता है। राइटर उसका हार्ट ऑफ द डार्कनेस का मेरे जहन से निकल रहा है। यानी अगर हम देखें तो कभी हम देखते हैं राइटर बात कर रहा होता है, स्पीकर बन जाता है, और कभी मार्लो स्पीकर बन जाता है कि दोनों स्पीकर इधर से उधर स्प्लिट सब्जेक्ट होते हैं, चेंज होते हैं। अब दिस इज़ व्हाट बेल्सी कॉल्स द स्प्लिट सब्जेक्ट, इसी को उसने स्प्लिट सब्जेक्ट कहा है, दोहरा मौजू बनाया है। नॉर्थ सोप फायर हु बिलोंग्स टू द स्कूल ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, जो नए क्रिटिसिज्म से जिसका ताल्लुक था, जिसने हमें एक्सप्रेसिव रियलिज़म की थ्योरी के साथ अटैच करवाया है। और इसने कहा था कि इम्पेरियलिज़म है, अगर हम कहें कि जनाब मुसन्निफ़ के ही दिमाग में सारे मीनिंग्स हैं। ये एक नई क्रिटिसिज्म से इसका ताल्लुक था। एड्स अ फर्दर डिस्कशन, वो नई फिर मज़ीद किस्म की डिस्कशन लेकर आता है टू द प्रॉब्लम ऑफ द मीनिंग, अल्फाज के मानिंग के मसाइल की तरफ। इसने हमें पीछे बताया था ना एक्सप्रेसिव रियलिज़म की थ्योरी है, और ये वो रियलिज़म की थ्योरी है कि मीनिंग्स सिर्फ राइटर के दिमाग में होते हैं। अब इसने कहा कि इस तरह से मीनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मीनिंग राइटर के दिमाग में हो, राइटर ने अपने दौर के में बैठ के उस वक्त चीज़ लिखी है, अब हम उसे 200 साल बाद पढ़ रहे हैं और 500 साल बाद पढ़ रहे हैं, तो फिर तो मीनिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। He says, वो क्या कहता है, that our hopes and expectations are determine meanings, कि हमारी अपनी उम्मीदें और हमारी अपनी तवक्कुआत ये तय करती हैं मीनिंग को हमारी उम्मीदें और हमारी तवक्कुआत डिटरमाइन तय करती हैं। इट इज़ बिकॉज, ये किस लिए है, ऑफ दिस रीज़न, क्योंकि एलियट डीम्स, T.S. एलियट से समझते हैं हैमलेट एंड आर्टिस्टिक फेलियर है। T.S. एलियट राज़ी नहीं है हैमलेट को एक मास्टरपीस मानने के लिए। वो कहते हैं ये तो फनकाराना नाकामी है। He was desires to finding some meanings in Hamlet, वो ढूंढना चाहते हैं। T.S. एलियट की सोच है, वो कहते हैं मुझे इसमें से कुछ मीनिंग मिले, वो ढूंढना चाह रहे हैं मीनिंग्स। बट he went against his hope, लेकिन वो उसकी उम्मीद के ख़िलाफ़ चला जाता है। एंड ही डिक्लेयर, और वो ऐलान कर देता है, इट इज़ एन आर्टिस्टिक फेलियर, जनाब ये तो फनकाराना नाकामी है, क्योंकि उसके दिमाग में मीनिंग नहीं आए हैं। तो ये पढ़ने वाले की थ्योरी थी जिसने मीनिंग्स ढूंढे लेकिन उसको मीनिंग्स नहीं मिले हैं। ऑल द थ्योरेटिकल अजम्पशंस, ये जो सारी की सारी नज़रियाती अपने से अंदाजे लगाए थे ना, हैव बिन रिजेक्टेड बाय बेल्सी ने इन सबको रिजेक्ट करके रख दिया। जितनी भी थ्योरीज हमने पीछे देखी, बेल्सी किसी की भी थ्योरी के साथ नहीं जाते हैं, सब थ्योरीज के साथ इनकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम इनके मीनिंग्स तलाश करें वक़्त के लिहाज से।
और वक़्त के लिहाज से मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। अब इनकी एक्सप्रेसिव रियलिज़म की थ्योरी को उसने डिनाई कर दिया, स्प्लिट की थ्योरी, स्प्लिट सब्जेक्ट की थ्योरी को डिनाई कर दिया, आइडियोलॉजी एंड लिटरेचर की थ्योरी को डिनाई कर दिया, लैंग्वेज एंड थॉट की थ्योरी को डिनाई किया, कॉमन एंड टेक्स्ट रिलेटेड सब थ्योरीज़ को उन्होंने डिनाई किया है। और हम इसका बाकी पार्ट अपने नेक्स्ट 3 में डिस्कशंस करेंगे, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है और मैं चाह रही हूँ कि इसको इस तरीके से करें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। सारी थ्योरीज जो हैं, रीडर ओरिएंटेड थ्योरी, ऑथर ओरिएंटेड थ्योरी, आइडियोलॉजी थ्योरी, इन सारी थ्योरीज़ को आप बार बार सुने तो इंशाल्लाह ताला आपको ये थ्योरीज समझ आ जाएंगी। और इसके पास थ्योरीज ही हैं जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, फॉर लिसनिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।